दोस्तों आने वाले सालों में इलेक्शन प्रोसेस बहुत तरीके से बदलने वाला है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार। Introductory meeting of the high level committee chaired by former President Ramnath कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा, वन नेशन वन इलेक्शन। साल 2024 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन, अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन। एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। क्या है आखिर वन नेशन वन इलेक्शन, समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। of the high level committee chaired तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इससे इलेक्शन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्यों ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, साथ ही क्यों विपक्ष पार्टी इसका विरोध कर रही है और क्या क्या इसके नुकसान है, सभी जानते हैं एक एक करके। नाम को सुनकर ही आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब सिर्फ एक चुनाव पूरे देश के लिए, लेकिन अगर आप इसे डिटेल में समझोगे तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और क्यों ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो वन नेशन वन इलेक्शन समझने के लिए पहले आपको थोड़ी बेसिक चीजें समझनी होगी कि हमारे देश में वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो इलेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जिसमें आम जनता अपना वोट नहीं देती है, बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से दूसरे एमपीज को इलेक्ट करते हैं। और इसके ऑपोजिट में आता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें कि पूरे देश भर के युवा अपना वोट देते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए सेंट्रल इलेक्शन होते हैं, स्टेट के सीएम को इलेक्ट करने के लिए स्टेट इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन जिसमें कि देश भर की पंचायत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सबको इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस तरीके से 3 से 4 बार एक आदमी वोटिंग करता है देश के लिए। लेकिन ये जितने भी इलेक्शन है हर राज्य में अलग अलग टाइम पर होते हैं, सेंट्रल इलेक्शन को छोड़ के। अब हर साल किसी ना किसी राज्य में कोई ना कोई इलेक्शन तो चलता ही रहता है, और ऊपर से हमारा देश भी कोई छोटा देश नहीं है, टोटल 28 राज्य है, जिसके कारण हर साल 5 से 6 इलेक्शन देश के किसी ना किसी राज्य में तो होते ही रहते हैं, चाहे वो इलेक्शन पंचायत के प्रधान को इलेक्ट करने के हो या फिर राज्य के सीएम को। और इसी चीज को बीजेपी की गवर्नमेंट बदलना चाहती है और हटाना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी इलेक्शन है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, लोकल इलेक्शन हो, यानी कि राज्यसभा लोकसभा जितने भी इलेक्शन है, सभी इलेक्शन को एक ही साथ पूरे देश भर में करवा देना चाहिए। लेकिन एक मिनट, क्या परेशानी है अगर सभी इलेक्शन को साथ में ना किया जाए? वैसे भी सारे इलेक्शन तो सभी राज्यों में एक साथ हो, या फिर यूपी के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगले साल बिहार के इलेक्शन हो जाए, सभी इलेक्शन तो होने ही है, और वो भी उन राज्य के प्रॉपर टाइम के हिसाब से। फिर सेंट्रल स्टेट या फिर लोकल इलेक्शन को एक साथ पूरे भारत में करवाने से क्या फायदा? लेकिन यही एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से साल 2019 का जो सेंट्रल लेवल का इलेक्शन था भारत का, वो दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन था। टोटल 50,000 करोड़ रुपए इस इलेक्शन पर अपनी सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने खर्चे किए थे। इंडिया इस चीज में अमेरिका के रिकॉर्ड तक को तोड़ देता है। इससे पहले अमेरिका का 2016 का इलेक्शन वर्ल्ड का सबसे महंगा इलेक्शन था विद 42,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के इलेक्शन थे, तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें इतना खर्चा हो सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे छोटे राज्य में एक एमपी को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इतना ज्यादा पैसा हर साल भारत में किसी ना किसी राज्य में खर्चे होते ही है, चाहे वो किसी भी राज्य के इलेक्शन हो। सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस चीज में इन्वॉल्व हो जाती है, करोड़ों रुपए इलेक्शन में खर्च किए जाते हैं और नई नई स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है। जैसे ही किसी भी राज्य में इलेक्शन आने वाला होता है, नेशनल गवर्नमेंट से लेकर हर राज्य की पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मोड में आ जाती है, अपने फ्रीबीज को लॉन्च करने लगती है, फ्री स्कीम शुरू कर दिए जाते हैं, लाखों टीवी मोबाइल बांटे जाते हैं, बिजली बिल माफ कर दिया जाता है, और ये हर साल होता है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज को एलिमिनेट करना चाहती है, और पूरी तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि एक ही बार में भारत में जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट में सिस्टमेटिकली सारे राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक ही साथ करवा दिया जाए। और वन नेशन वन इलेक्शन का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप सारे इलेक्शन भारत में एक साथ हो जाए तो हर साल जो इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन अगर एक साथ होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी फ्रीबीज या फिर स्कीम लॉन्च करेगी वो 5 साल में सिर्फ एक ही बार होगा, सेंट्रल स्टेट लोकल राज्यसभा लोकसभा सबके लिए, सब लेवल के लिए, जिससे करोड़ों रुपए का व्यय कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। भारत में 1952 के टाइम पर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो उसी के हिसाब से भारत चलता था। जितने भी राज्य होते थे उसमें राज्यसभा लोकसभा इलेक्शन सब एक ही साथ होता था पूरे देश भर में। लेकिन ये सिलसिला 1967 तक ही चला, और 1967 तक इसलिए चला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस
इसे अपने सत्ता के लालच की वजह से खत्म कर दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है 356, उसके हिसाब से कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाकर उस स्टेट की गवर्नमेंट को गिरा सकती है, और इसी एक्ट का यूज करके इंदिरा गांधी ने उस टाइम के केरला की सरकार को सबसे पहले गिराया था। अब तक जहां पूरे देश में सभी राज्य के इलेक्शन एक साथ हो रहे थे, अब केरला में इलेक्शन या तो थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जा रहे थे या फिर बाद से हो रहे थे। फिर जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार आई तो उन्होंने भी इस एक्ट का मिसयूज किया, और 90 बार कांग्रेस की सरकार ने इस एक्ट का मिसयूज करके सरकारें गिराई, जिसमें इंदिरा गांधी ने अकेले ने 50 बार इस एक्ट का मिसयूज किया। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया? 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। और इस तरीके से अपने फायदे के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर जनता पार्टी हो, सभी ने इस वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज को एलिमिनेट कर दिया। और साल 1994 में एसआर बोम्बाई ने इस एक्ट से तंग आकर इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस तक कर दिया था। उसके बाद इसमें कई सारे सुधार भी करवाए गए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के इतने सारे बेनिफिट्स है, तो अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह लो तो वो है कि एक साथ देश में सभी राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन करवाने में कई सारे ईवीएम मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर काफी प्रिपरेशन की जाएगी, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च होंगे। विवेक देबरॉय जो कि 2015 से 19 तक के नीति आयोग के मेंबर रह चुके हैं, उनके एस्टिमेट के हिसाब से अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी चीज लागू हो जाती है तो ईवीएम मशीन की बड़े पैमाने पर खरीदी की जानी पड़ेगी, जिसमें 9,824 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही हर 15 साल पर इसका रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा वो अलग से। लेकिन उसके अपोजिट अगर देखें तो विवेक देबरॉय ने यह भी कहा है कि चुनावी आयोग के हिसाब से हर साल देश में किसी ना किसी राज्य में राज्यसभा या लोकसभा के इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, जिसके कारण सालाना इलेक्शन पर हर साल 4500 करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है। इसलिए विवेक देबरॉय ने भी इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है और कहा है कि हर साल 4500 करोड़ रुपए इलेक्शन पर खर्च हो, उससे अच्छा वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर इससे खर्चे को रिड्यूस किया जाना चाहिए। साथ ही नीति आयोग की 170वीं रिपोर्ट में भी इस वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया है। ओपोजिट टू पॉलिटिकल पार्टीज इस वन नेशन वन इलेक्शन का भारी विरोध कर रही है। और कहीं ना कहीं अडानी के करप्शन से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो। अब ऑपोजिशन पार्टी इस कॉन्सेप्ट का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू कर दिया जाएगा तो भारत के संविधान में भी रिप्रेजेंटेटिव एक्ट फॉर पीपल 1952 में बहुत सारे एक्ट्स को बदलना पड़ेगा। लगभग 5 एक्ट को बदला जाना पड़ेगा। साथ ही सबसे मेजर रीजन इस वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध का है कि ऑपोजिट पार्टीज के हिसाब से जब देश में एक ही साथ राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन होंगे तब जो पार्टी गवर्नमेंट में है, जो सत्ता में है, वो नेशनल इशू या फिर कोई देशभक्ति का मुद्दा उठाकर पूरे देश से देशभक्ति के नाम पर एक ही साथ में वोट ले लेगी, जो कि एक अनफेयर एडवांटेज है नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो पार्टी सत्ता में है। इसी के कारण वन नेशन वन इलेक्शन लागू करवाने में सरकार को काफी ज्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ रही है क्योंकि कई पार्टी इसका सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन एक एग्जाम्पल ले तो दुनिया के कई बड़े बड़े डेवलपमेंट देशों में ऑलरेडी सभी पार्टी के सपोर्ट से ये वन नेशन वन इलेक्शन को कॉन्सेप्ट को चलाया जाता है। अमेरिका में एक ही साथ प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट हो, सभी के इलेक्शन एक ही साथ नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाते हैं। वहीं यूके में भी ये मेयर, म्युनिसिपल और सभी लेवल के इलेक्शन एक साथ ही हो जाते हैं। और भी कई बड़े बड़े देशों में ये इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब से ही चलता है। तो क्या भारत में भी इन सभी डेवलपमेंट देशों की तरह ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक ही साथ इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा के होंगे तो करोड़ों रुपए का फंड बचेगा। इसी चीज को लेकर 25 अक्टूबर 2023 को सरकार ने पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के साथ एक मीटिंग भी की थी, हाई लेवल मीटिंग, इससे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी जगह सही है, पर आपकी इस चीज पर क्या राय रहेगी? क्या ये लागू किया जाना चाहिए देश में? आप इसे सपोर्ट करते हैं या नहीं, कमेंट करके शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।